बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग नॉस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव किए थे, उसको जस्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बताओ ना। नॉस इक्वेशन का यूज क्या होता है? तो आप लोग को अगर हाफ सेल लिखा रहेगा, मतलब आपको अगर हाफ सेल दिया रहेगा तो हाफ सेल का जनरली दिया रहता है ई नोट दिया रहता है, ई नोट दिया रहता है। तो ई नोट ऑफ हाफ सेल का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? आप ई नोट सेल का निकाल सकते हो। ई नोट जो सेल निकलता है, ई नोट का मतलब होता है EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन, EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जो यहाँ पे हम EMF निकालते हैं वो क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन का होता है। ठीक, ध्यान देना। तो अगर कंडीशन कुछ और होगा, ठीक है, कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो ई नोट सेल क्या होता है? EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आप सेल का स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आप EMF निकाल सकते हैं, निकाल चुके हो स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन होता क्या है? तो आपको पता है कि टेम्परेचर का वैल्यू होता है 298 केल्विन होता है, और कोई भी गैस होगा तो उसका प्रेशर लोगे 1 बार। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? 1 बार होगा, ठीक है। और कोई भी अगर एक्वस होगा, एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन किया गया था इसके हिसाब से, ना। तो अगर आपका कंडीशन कुछ और होगा तो उसमें वैल्यू होता है ई सेल होता है। तो किसी और कंडीशन पर यानी किसी एनी कंडीशन पे भी अगर वर्टिकल आप EMF निकालते हो तो होता है ई सेल होता है। क्या होता है? ई सेल होता है। तो आपको ई नोट पता है, अब आपको ई सेल कैसे निकालना है? तो ध्यान देना, एक और चीज आप याद रखना, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है -NFE होता है, -NFE नोट होता है। तो ई सेल का मतलब होता है एट एनी कंडीशन, ठीक है, सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। तो एक रिलेशन दिया गया था आपके इक्विलिब्रियम इन थर्मो को मिला के, किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q होता है, और डेल्टा जी को हम लिखते हैं -NFE, और डेल्टा जी नोट क्या होता है? -NFE नोट होगा। अब इस NFE से डिवाइड कर दो दोनों साइड में तो आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ इक्वेशन। इस लॉन को लॉग में चेंज कर ले, इस लॉन Q को लॉग, यहाँ पे Q क्या है? तो Q रिएक्शन कोसेंट होता है। Q क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट होता है, ठीक। तो यहाँ से लॉन को लॉग में चेंज कर लिए, और इसमें जो R का वैल्यू है वो पुट कर दो 0.08, या पुट कर दो 1/12, दोनों चलेगा। और n का वैल्यू छोड़ दो, f का वैल्यू पुट कर दो कितना? 96500, और t का वैल्यू पुट कर दो 298। तो अल्टीमेटली इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू होगा ई नोट सेल माइनस 0.059/n हो जाएगा, लॉग Q हो जाएगा। इसी को बोला गया नॉस इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास सीख चुके हैं। अब ध्यान देना, इसमें जो Q होता है, Q को कैसे लिखना है आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हाउ टू राइट Q में आपको बता चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रिएक्शन लिख कर दिया हुआ है तो Q कैसे लिखते हैं। तो Q के एक्सप्रेशन में अगर एक को साथ कंसंट्रेशन लिखेंगे, और उससे जो कोफिशिएंट है बैलेंस इक्वेशन का उसको पावर में ले लेंगे, तो होगा Q लिखना ऐसा होगा। अगर सिस्टम में कहीं कोई सिस्टम में कोई गैस होगा तो गैस का हम लेते हैं प्रेशर, तो जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें B एक्वस है, C गैस है, D गैस और E एक्वस है। एक्वस का लेंगे कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलरिटी, और गैस का लेंगे प्रेशर। तो डी का लेंगे प्रेशर लिया गया है, उसका पावर 4 है, और C का भी गैस है तो क्या हो, प्रेशर लेंगे पावर 3 होगा। E और B क्या है? एक्वस है तो उसका लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो ऐसे क्यों लिखना है? अब ध्यान देना, आपके सिस्टम में अगर सॉलिड होगा, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड होगा, इन प्योर लिक्विड होगा, उसको प्योर लिक्विड है उसको अपने एक्सप्रेशन मत लेना। इज नेग्लेक्टेड इन एक्सप्रेशन ऑफ Q, यानी सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को आप एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हो, इन एक्सप्रेशन ऑफ Q। उसको सोचना ही नहीं कि वो प्रेजेंट है, उसको 1 मान लेना। सिंपलेस्ट वे वो रहा है, अगर सॉलिड रहेगा या प्योर लिक्विड है उसको 1 मान लेना, 1 मान के हटा देना।
ठीक है। उसको 1 मान सकते हो आप लोग। जब इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं सिस्टम में, ध्यान ना, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नोट 0 नहीं होता है। आपको एक बात दिमाग सेट करना है कि डेल्टा जी नोट या ई नोट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। डेल्टा जी नोट या फिर जो ई नोट होता है एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटी। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो चेंज क्या होता है, चेंज होता है डेल्टा जी और ई चेंज होता है, डेल्टा जी और ई चेंज होगा। ठीक है, डेल्टा जी या फिर आपका ई चेंज होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, 0। ई इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जीरो मतलब ई क्या होगा, 0 होगा। उस टाइम में क्यू क्या होगा, क्यू के बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इस वैल्यूज को पुट करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नॉट इक्वेशन कैसा हो जाएगा। तो नॉट इक्वेशन था क्या, तो था ई इक्वल टू, यानी ई सेल इक्वल टू क्या था, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू था। अब क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, ई सेल 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट कर देना है। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा के। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरीके से, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ई नोट सेल और के का रिलेशन आ गया। आपके ई नोट सेल और के का रिलेशन आ जाएगा, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.059 बाई एन लॉग के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, रिकैप हो गया। तो इनकेस कोई मिस कर गए हो या भूल गए हो तो आपको ये रिवाइज हो गया। ठीक है, अब लोग आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन दिया ध्यान से, फाइंड ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको जिंक सॉलिड रिएक्ट करता है कॉपर प्लस 2 से और फॉर्म करेगा जिंक प्लस 2 एक्वस इन कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा। ठीक है, कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा। ठीक ठीक, इसमें ध्यान देना, जो कॉपर प्लस 2 है, सी प्लस 2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। और जो जिंक प्लस 2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर दिया हुआ है। चेक, ये दिया हुआ है। और आपका जो हाफ सेल है, हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखा हुआ है कि जिंक प्लस 2 से जिंक का वैल्यू है -0.76 और कॉपर प्लस 2 से कॉपर का वैल्यू दिया है 0.34 दिया हुआ है। ये वैल्यू दिया आपको। ठीक, अब इतना इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको ई नोट सेल निकालना है फर्स्ट। फाइंड ई नोट सेल। तो आप ई नोट सेल निकाल के मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। ध्यान नंबर, चलो हमको इस क्वेश्चन का हमको निकालना है, ई सेल निकालना है, हमको ई सेल निकालना है। तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट सेल निकालने का तरीका क्या है जी, ई नोट सेल निकालने का तरीका ये होता है कि आप सिस्टम का एनोड कैथोड पहचानो। ई नोट सेल क्या होगा कि, तो एनोड का आपको ओपी चाहिए और कैथोड का आपको आरपी चाहिए। तो कैथोड का आपको आरपी चाहिए, तो ध्यान, चूंकि दोनों का आरपी दिया हुआ है, दोनों का आरपी दिया हुआ, तो जिसका आरपी कम होगा, आपके दोनों इलेक्ट्रोड का आरपी दिया हुआ है, तो जिसका आरपी कम होगा वो होगा एनोड। तो आरपी कम किसका दिख रहा है, तो हमको जिंक का दिख रहा है, आरपी कम दिख रहा है। तो जिंक का आरपी -0.76 है, तो ये कम है। तो इन जिंक का जो इलेक्ट्रोड है एनोड बनेगा और कॉपर का कैथोड बनेगा। तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा, तो जिंक का हमको ओपी चाहिए, ओपी क्या हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। और कॉपर का आरपी चाहिए, तो आरपी दिया 0.34, तो 0.34 हो गए। दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा, 1.1। तो 1.1 क्या हो जाएगा, आपका ई नोट सेल हो जाएगा। आपकी ई नोट सेल का वैल्यू हो जाएगा 1.1, ये वैल्यू हो जाएगा 1.1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.1।
ठीक है। लेकिन अब क्या हमको चाहिए, ई सेल चाहिए। ई सेल कैसे निकालेंगे जी? तो ई सेल के लिए ध्यान देना, आपके पास नॉट इक्वेशन आपके पास है। नॉट इक्वेशन क्या है कि ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, तो ई सेल इक्वल टू होगा ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। तो ध्यान ना, आपके पास रेशन दिया हुआ है, इस रेशन का ध्यान, इस रेशन का एन कितना होगा, इस रेशन का एन हो, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका एन हो जाएगा 2, एन हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ, 2 ही हुआ ना। लॉस गेन बराबर, जो लॉस करे वही तो गेन करेगा, तो इसका एन हो जाएगा 2। अब इसका क्यू लिखते हैं, इस रिलेशन का जब क्यू लिखोगे तो राइट में कॉपर सॉलिड है, इसको लेंगे नहीं हम लोग, बस लेंगे जिंक, जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे लेफ्ट से रिएक्टेंट से क्या होगा, जिंक को लेंगे नहीं, बस लेंगे कॉपर +2, तो कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो जिंक का दिया 0.1, इस क्यू को ऊपर ले लेते हैं हम लोग, तो एक क्यू कितना हो जाएगा जी, तो जिंक का हो जाएगा 0.1 और कॉपर का हो 0.01, तो ये वैल्यू क्यू हो जाएगा 10, क्यू हो जाएगा 10, तो क्यू निकाल लिए, एन मिल गया आपको। तो अब क्या करोगे, वैल्यूज को पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे इसको ऊपर कर दे रहे हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, ई नोट कितना हो गया 1.1 हो गया है, जो 0.059 है उसको ऑलमोस्ट लिख सकते हो 0.06, आसान करने के लिए 0.059 को हम लिख सकते हैं 0.06, ठीक है। तो हम 0.06 पुट कर दिए, यहाँ पे n पुट करना था, n क्या पुट करेंगे, n2 पुट कर देंगे, और लॉग में कितना होगा, q 10 है, पुट कर दिए, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होगा जी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.1 माइनस 0.03, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 1.07 वोल्ट। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों लोग। सर अगर 0.059 मतलब में वैल्यू पुट किया तो 1.041 है। मतलब आप किस इक्वेशन को यूज किए थे उसमें? सर इसी इक्वेशन को यूज किया था, पर आपने 0.6 लिया है ना, तो मैंने 0.059 को 1.1 से माइनस किया तो वो 1.041 आ नहीं तो गलत हो रहा है ना, तुम 2 से डिवाइड नहीं किए हो, आप गया। 2 से आपसे 2 से डिवाइड नहीं किए हो प्रोसेस में, मतलब 0.05 में माइनस क्यों करो, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करना भूल गए, तो 2 से डिवाइड करते हैं ना तो आपका आंसर भी उतना ही आ जाता है, मतलब 0.06 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.06 लेके या 0.05 लेके बात बराबर ऑलमोस्ट सेम है, आपका आंसर हल्का सा डिवाइड करता, लेकिन आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो n है n को 1 मान ले रहे हो, वो गलती की हो आप, ठीक है लक्ष्मी। यस सर। n का वैल्यू 2 होगा, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रत्युषा समझ में आया बच्चा आपको? यस सर। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछ सकते हैं। दीपम को डाउट है बच्चा आपको, राजेश्वरी, स्नेहा, आप लोगों को प्रोसेस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोग डाउट नहीं है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों लोग हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ऑलरेडी नोट्स में किया हुआ है, नोट्स में आपके लिए सॉल्यूशन किया हुआ है, देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन में है क्या कि Fe सॉलिड 2H plus aqueous gives Fe+2 plus H2 गैस। गैस का प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, इसको 1 atm दिया तो उसको 1 बार भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 atm और 1 बार ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और जो Rm+2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है 0.01, ठीक है, और जो H+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर लिया हुआ, 0.1 मोलर लिया हुआ है, ठीक। और आपका हाफ सेल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो Rm+2 से
आयरन जाने का आरपी दिया हुआ 0.78 है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड वही करना, फिर से फाइंड क्या करना है, आपको ई सेल फाइंड करना है, फाइंड ई सेल। इसमें एक और हाफ सेल होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाफ सेल होगा, तो इसमें H+H2 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। ये दिया नहीं हुआ तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का जो हाफ सेल है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, कि उसमें आयरन का हाफ सेल और हाइड्रोजन का हाफ सेल का क्लब हो रहा है ना। तो हाइड्रोजन का हाफ सेल का वैल्यू होता है 0 होता है, ई नोट वैल्यू, और जो आयरन का जो हाफ सेल है उसका आरपी दिया हुआ है -0.78, और यहाँ का आरपी क्या है, 0 होता है, जो वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ई सेल निकालोगे फास्ट, तो आपको दो चीज निकालना, पहले आप ई नोट से निकालना, तो ई नोट से निकाल लोगे, उसके बाद ई सेल निकालना, उसके बाद ई सेल निकालना, ठीक है। जल्दी से फास्ट। तो बच्चों लोग ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसमें दो सेल है, एक आपका एफी का सेल है और एक आपका हाइड्रोजन, दो हाफ सेल है, एक एफी है और एक हाइड्रोजन का हाफ सेल है, ठीक है। एफी का जो आरपी दिया वो -0.78 है, और हाइड्रोजन का जो हाफ सेल का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, तो आपको ओपी ढूंढना पड़ेगा। तो एनोड कौन होगा जी, तो एनोड होगा आयरन वाला, तो आयरन एनोड होगा तो उसका ओपी कितना होगा, ओपी होगा 0.78। उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि आपको आरपी दिया हुआ है तो एनोड का आपको ओपी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 0.78 हो जाएगा। और कैथोड कौन है आपका, हाइड्रोजन सेल कैथोड की तरह काम करेगा, तो उसका आरपी चाहिए आपको, आरपी क्या होता है, 0 होता है, तो अल्टीमेटली ई नोट सेल का वैल्यू कितना होगा, 0.78 हो जाएगा, ठीक है। एनोड का ओपी, कैथोड का आरपी, तो एनोड होता है आयरन वाला और कैथोड होगा आपका हाइड्रोजन वाला, तो आपको ई नोट सेल मिल गया। अब आते हैं ई सेल। ई सेल तो इस रिएक्शन का पहले बताओगे, जो रिएक्शन है इसका आपको दो चीज लिखना पड़ेगा, पहले आपको इसका एन बताना पड़ेगा, एन कितना होगा इसका, एन होगा 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है प्रोसेस में, आपका 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है प्रोसेस में, ठीक है। इसका आपको क्यू लिखना पड़ेगा, इसका आपको क्यू लिखना पड़ेगा। तो क्यू में क्या होगा, तो क्यू में ध्यान देना, आपका आयरन का कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा Fe+2 का, और आपका जो यहाँ पे गैस है H2, तो उसका प्रेशर लेना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, नीचे H+ का स्क्वायर होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा, और ये जो आयरन सॉलिड है इसको लेना नहीं, आपको इसको लेना नहीं है, तो वैल्यूज को पुट कर दो। आयरन+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 ऊपर में है, और हाइड्रोजन का प्रेशर 1 है, और नीचे H+ का वैल्यू कितना 0.1 है, उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रेशियो 1 हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्या 1। अब क्यू का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो आपका क्यू निकाल लिया 1। अब आपको ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए क्या करोगे, ई सेल के लिए आपको निकालने के लिए नॉट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। नॉट इक्वेशन क्या था आपके पास, तो ई नोट सेल -0.059 बाई 2 क्योंकि यहाँ पे N2 है, लॉग क्यू का वैल्यू क्या, log 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है, Q1 हो गया, तो log 1 क्या था, 0 होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ई सेल, जो ई सेल है, ई सेल इक्वल टू होगा ई नोट सेल हो जाएगा। ई नोट सेल निकाल चुके हम लोग, कितना निकाल चुके हम लोग, चलो 0.78 निकाल चुके हैं, तो ई सेल का वैल्यू भी क्या होगा, तो ई सेल का वैल्यू भी क्या होगा, 0.78 होगा, ठीक है, 0.78 होगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछेंगे, नो सर। ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आप लोग को, ध्यान देना, यहाँ पे आपका एक सेल दिया हुआ है, सेल में क्या है, Mg सॉलिड है जो H+ एक्वस से रिएक्ट कर रहा है, और Mg+2 एक्वस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और H2 गैस निकलेगा। Mg+2 जो एक्वस बना उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर बोला गया, क्या बोला गया है, 1 मोलर बोला गया है, ठीक है। और ये H2 गैस बना उसका प्रेशर क्या है, 1 बार है, क्या प्रेशर क्या है, 1 बार है, ठीक। आपको बोला क्या गया है, और साथ में वो कंडीशन आपको क्या दे दिया, आपको ई नोट दे दिया है, ई नोट आपको निकालना नहीं है,
आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, ई नोट सेल का वैल्यू है 2.363 है। इवन आपको ई सेल भी दिया हुआ, आपको ई सेल भी दे दिया है, आपको ई सेल का वैल्यू है 2.099। तो ई नोट सेल भी मिल गया आपको और ई सेल भी मिल गया आपको। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड पीएच, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड पीएच, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच क्या होता है जी? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। पीएच का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसके वैल्यू को वो फाइंड करना आपको। तो पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर निकालेंगे, यानी आपको पीएच निकालना सिस्टम का। ठीक है, फास्ट। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो सिंपली है, आपको क्या करना है, आपको नॉट इक्वेशन लिखना है। मतलब क्या है, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन, और लॉग क्यू लिखना आपको। यहाँ इस रिएक्शन का जो एन होगा कितना होगा जी? इसका एन होगा 2। वैसा क्यू क्या होगा, तो क्यू लिखोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू होगा ऊपर में Mg+2 का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा ऊपर में प्रेशर ऑफ H2 होगा, प्रेशर ऑफ H2 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर होगा। Mg+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, H2 का भी प्रेशर क्या होगा 1 होगा, और नीचे H प्लस का अमाउंट पता नहीं, इसको बस छोड़ दें H प्लस का स्क्वायर में, यानी जो Q होगा Q हो जाएगा 1/H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा आपका Q। ठीक, अब ध्यान दोगे तो क्या करना है, इसको पुट करना बस Q को। तो ये चीज हम समझाया हुआ है आपको कि Q का वैल्यू हो गया 1/H प्लस का स्क्वायर। इसके वैल्यू को नॉट इक्वेशन पुट कर दिए, और n का वैल्यू 2 था, उसको पुट कर दिए यहाँ, और ई सेल और ई नोट सेल का वैल्यू दिया ऑलरेडी आपके पास। इसको लेके आगे लेफ्ट में लेके आ गया, और इसको राइट में लेके गया। अल्टीमेटली क्या हो गया, आपके पास आ गया ये जो 0.06 था, उसको यहाँ पे भेज दिया हम लोग राइट में। ई नोट सेल माइनस ई सेल बाई 0.06 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, लॉग जो 1/H प्लस था उसको ऊपर ले गया, तो यहाँ पे जो पावर था माइनस आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब इस -2 को बाहर ले ले, -2 बाहर ले लेगा तो अल्टीमेटली ध्यान देना, तो आप ऐसा करोगे तो ध्यान देना, -2 को जब बाहर लोगे तो यहाँ पे -2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो माइनस लॉग H प्लस बचेगा, इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस ई सेल बाई 0.06 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं इसी को हम लोग। पीएच का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये 4.4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। ठीक है, तो शुभम और मधु दोनों आप दोनों का आंसर सही था। ठीक है, ये रहेगा, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं ध्यान दोगे, तो यहाँ तक को डाउट है बच्चों किसी को? यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ, चलो आप लोग को ठीक है। बच्चों लोग एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना आप लोग को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, और आपका ई नोट सेल दिया हुआ क्वेश्चन में, ई नोट सेल कितना है 0.46 दिया हुआ है, 0.46 बोल दिया हुआ है। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट। फास्ट सॉल्व करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से बच्चों लोग। ध्यान बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, ई सेल का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या होगा 0 होगा। ठीक है,
हम लोग क्या सीखे, तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.059 बाई एन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बाई 2 कर सकते हैं हम लोग लॉग के। इसको ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 0.06 बाई 2 लॉग के। और ई नोट सेल का वैल्यू कितना दिया है 0.46 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.46 होगा इक्वल टू होगा 0.06 बाई 2 और लॉग के है, तो 0.06 को 0.2 को हम 0.03 बोल सकते हैं और यहाँ लॉग के रहेगा। तो लॉग के इक्वल टू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जी, तो लॉग के इक्वल टू अल्टीमेटली हो जाएगा 0.46 डिवाइडेड बाई 0.03। ये ऑलमोस्ट, अगर ऊपर जो 0.46 है उसको आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.45 लिख सकते हो, 0.03। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, तो ध्यान देना, तो रेशियो हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्टली हो जाएगा 10 टू पावर 15 हो जाएगा, 10 टू पावर 15 ले सकते हैं। लॉग के का वैल्यू 15 होगा तो के कितना होगा 10 टू पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू हो जाएगा 10 टू पावर 15 के आसपास आंसर रहेगा आपका, ठीक। ये ऑलमोस्ट है, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का डिफरेंस क्योंकि हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन फॉलो किए हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट ये आंसर 10 पर आपका के का जो वैल्यू होगा वो 10 पर 15 के टर्म्स में रहेगा, ठीक। अब देखते हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्या है, उसको चेक लेता हूँ थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट देखो 4 का एक फैक्टर है, तो 4 का फैक्टर क्यों है, क्योंकि हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लिए, इसलिए अपना बस 10 पर आंसर सिंपल है, यहाँ पे 4 का फैक्टर रहेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन होता है ना, तो 4 ऑप्शन के में आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा नर्स इक्वेशन का क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना था, ठीक। इसमें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, नर्स इक्वेशन का जो क्वेश्चन होगा। बच्चों लोग हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नर्स इक्वेशन का स्पेशल केसेस में, ठीक है, ध्यान देना। हम लोग को पढ़ना क्या है, स्पेशल केसेस ऑफ नर्स इक्वेशन, स्पेशल केसेस ऑफ नर्स इक्वेशंस, ठीक। तो पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, पहला हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ध्यान देना, जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो सेम इलेक्ट्रोड होता है, सेम इलेक्ट्रोड होता है उसको यूज किया जाता है एनोड में भी और कैथोड में भी, मतलब सेमी इलेक्ट्रोड को आप यूज करते हो एनोड कैथोड दोनों में। तो इसका आउटकम क्या होगा, ध्यान देना। तो अगर आपका एनोड का ओपी वैल्यू अगर देखोगे, एनोड का ओपी अगर एक्स होगा तो चूंकि सेमी इलेक्ट्रोड है ना, तो कैथोड में हम आरपी लेते हैं, कैथोड का जो आरपी होगा वो हो जाएगा -x हो जाएगा। सिंपल सा चीज है ना कि अगर सेम इलेक्ट्रोड सेम ही रहेगा, तो मान लेते हैं तुम जिंक है, तो अगर आप लिख रहे हो कि जिंक से जिंक +2 का वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं x, यानी ओपी x से है, तो उल्टा का वैल्यू क्या होता है, जिंक +2 से जिंक का वैल्यू क्या रहेगा, तो -x रहेगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर सेम इलेक्ट्रोड होगा ओपी पे और आरपी पे, तो उसका वैल्यू x होता है -x होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो ई नोड सेल होता है, ई नोड सेल में हम लोग क्या करते हैं, एनोड का ओपी चाहिए हमको, एनोड का ओपी चाहिए और कैथोड का आरपी चाहिए। एनोड का ओपी अगर x होगा और कैथोड का आरपी क्या होगा -x होगा, क्या होगा x -x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो ई नोड सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ई नोड सेल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नोड सेल होता है 0। ये दिमाग से रखना कि अगर सेम इलेक्ट्रोड होगा दोनों साइड में तो आपका ई नोड सेल क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो आखिर एक काम कैसे करता है, तो अगर ई नोड सेल 0 होगा तो काम करता है, बोला गया इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ टू कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, तो बीच में कॉन्सेंट्रेशन तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान देना इसका एग्जाम्पल क्या है, तो नीचे आपका एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम लोग क्या जूम कर रहे हैं कि आपके एक कंपार्टमेंट में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे हम जिंक इलेक्ट्रोड को यूज किए हैं और यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे हम राइट वाले कंपार्टमेंट में जूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जिंक रिड्यूस हो रहा है, तो ये एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम C1 मानते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट के कॉन्सेंट्रेशन हम C1 बोल रहे हैं, तो जितना जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उतना ही जिंक +2 का होगा, क्योंकि एक जिंक सल्फेट में एक जिंक होता है, तो जिंक +2 का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, C1 हो जाएगा, ठीक है। राइट वाले कंपार्टमेंट में हम जूम किया कि जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, वहाँ पे हो क्या रहा है कि जिंक +2 जा रहा है जिंक में, जिंक जितना कॉन्सेंट्रेशन Zn4 का उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, जिंक +2 का होगा। राइट वाले पार्ट में जिंक +2 कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, C2 होगा। ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान ना, अगर दोनों के सेल को हम कंबाइन करें, मान लेते हैं कि दोनों सेल को हम कंबाइन करके नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो सेल जब कंबाइन करेंगे तो ए जिंक कैंसिल कर लेगा, तो बचा है क्या, यहाँ ए जो जिंक +2 है वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी ये हो गया लेफ्ट साइड में, और ए जो जिंक +2 है वो हो जाएगा राइट साइड में। दोनों को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ये हो गया आपका नेट सेल रिएक्शन। इस रिएक्शन का n कितना होगा जी, इस रिएक्शन का n कितना होगा, इसका n होगा, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो इसका n हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2। इसका q जो होगा, इसका q कैसे लिखोगे, तो q हो जाएगा इसका राइट वाला जिंक ऊपर में और लेफ्ट वाला जिंक नीचे में, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो ऊपर होगा C1 नीचे होगा C2, ये हो जाएगा q का वैल्यू, तो q का वैल्यू हो जाएगा C1/C2 जो कि दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब q निकाल लिए, अब आते हैं नॉइस इक्वेशन पे, तो नॉइस इक्वेशन बिल्ड करेंगे, तो ध्यान देना नॉइस इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू है क्या है, ई नोट सेल -0.059/n log C2/C1 यानी q का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो ई सेल, अब देखो ई नोट सेल क्या होता है, 0 होता है, ये चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नोट सेल क्या होता है, 0 होता है, हम बता चुके हैं। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नोट सेल क्या होता है, 0 होता है, तो 0 करते इसको, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा -0.059/2 log C2/C1। अब मान लो कि तुमको सेल को काम करना है, अगर सेल ऑपरेट कर रहा है, सेल आपका करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेल करंट कब प्रोड्यूस करता है जी, जब आपका सेल का जो ईएमएफ है, सेल का जो ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए सेल का जो ईएमएफ होगा पॉजिटिव होगा। ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू क्या माइनस समथिंग है, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब लॉग का जो वैल्यू होगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी लॉग C1/C2 का वैल्यू नेगेटिव होगा। लॉग नेगेटिव कब होता है जी, जब लॉग के अंदर का वैल्यू 1 से छोटा होगा। नेगेटिव लॉग कब होता है, जब लॉग के अंदर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, यानी C1/C2 का रेशियो क्या होगा, जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, लॉग नेगेटिव होगा, और उस टाइम में क्या होगा, आपका ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी सेल को अगर ऑपरेट करना है, तो कंडीशन क्या होगा, तो C1/C2 का जो रेशियो है 1 से छोटा होना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है, C1 का जो वैल्यू होगा वो C2 से कम होना चाहिए, C1 का वैल्यू C2 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, C1 किस कहाँ कंसंट्रेशन था, एनोड का, और C2 कहाँ है, कैथोड का। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है
एनोड का जो कंसंट्रेशन होगा उसका वैल्यू कैथोड के कंसंट्रेशन से कम होना चाहिए, तभी सेल काम करेगा। तो सेल को ऑपरेट करने का कंडीशन क्या हो गया, एनोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन कैथोडिक कंपार्टमेंट के कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों लोग? तो पहला कंडीशन क्लियर हुआ आप लोग को? इसमें कोई यस। चलो ठीक है। अगला ध्यान देना। तो नेक्स्ट में ध्यान देना, नेक्स्ट में ध्यान दोगे, आपके सामने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन सेल है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, पीटी इलेक्ट्रोड है, दोनों में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एनोड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक को सॉल्यूशन में होगा, ऊपर में H2 गैस होगा, यहाँ भी क्या होगा, H+ एक को सॉल्यूशन में है और ऊपर H2 गैस के फॉर्म में है। ठीक है, ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के H2 से बनेगा 2H+ और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 2H+ से बनेगा H2, 2H+ से बनेगा H2। ठीक, अब ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका इनोड सेल क्या होगा जी, इसका इनोड सेल 0 होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो इसका इनोड सेल क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1, यानी फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस 1 क्या आपके पास है कि जो हाइड्रोजन है उसका प्रेशर P यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कैथोड में उसका प्रेशर P करते हैं, यानी प्रेशर कॉमन है, दोनों का प्रेशर क्या सेम है, बट जो हाइड्रोजन आयन बना हुआ है यानी जो H+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन एनोड में C1 है और कैथोड में C2 है, यानी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, तो बोला गया कि सेल अगर वर्क कर रहा है तो सेल के वर्क करने का कंडीशन क्या होना चाहिए, यानी C1 C2 में रिलेशन क्या होगा, कौन ज़्यादा कौन कम होगा। ठीक है, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में इनोड सेल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, दोनों रेशो को कंबाइन करेंगे तो दोनों का हाइड्रोजन का चूंकि प्रेशर सेम है तो क्या होगा, दोनों को कैंसिल कर सकते हो, अल्टीमेटली आपका नेट रिलेशन क्या होगा, 2H+ से 2H+। अगर आप 2H+ से 2H+ लिखते हो तो यहाँ जो लेफ्ट में H+ है वो कैथोड से आ रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 होगा, और जो राइट में लिख रहा है H+ उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एनोड से, तो एनोड से आ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे आप, C1 लिखोगे। ठीक है, इसमें N कितना होगा, तो चूंकि 2H+ से 2H+ है तो उसमें N होगा तो ठीक है, N होगा तो ठीक है। अगर कोई ऐसा लिखना चाहेगा कि सब कोई दो को काट दे, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, आप कर सकते हो। तो अगर दो को आप कैंसिल कर दोगे तो उस केस में क्या लिखोगे आप, उसमें H+ लिखोगे। ठीक है, ये लेफ्ट जो H+ आ रहा है कैथोड से तो कॉन्सेंट्रेशन C2 है, राइट वाला H+ आ रहा है एनोड से तो कॉन्सेंट्रेशन का C1 होगा, और आपका जो N होगा, N मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, आपका N हो जाएगा 1, आपका N हो जाएगा 1, उस केस में N का वैल्यू 1 ले लेना। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई भी लो, आपका आंसर सेम आएगा, तो इसका जो नॉट इक्वेशन लिखेंगे तो नॉट इक्वेशन ऐसा होगा, इसमें इसके वैल्यू को पुट कर दो तो इनोड सेल 0 हो जाएगा, और हम नीचे वाला का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, N हो जाएगा 1, और log Q में क्या हो जाएगा, तो Q हो जाएगा C1/C2। ऊपर वाला अगर यूज कर तो ऊपर वाले में क्या होता है, ऊपर वाले में होता है N2 होता है, और log क्या होता है, तो Q क्या होता है, Q होता है C1/C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है और यहाँ जो N है तो ये आपस में कैंसिल कर जाता है, तो अल्टीमेटली आपके एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। मान लेते हैं ऊपर वाला अगर यूज करते हैं हम, मान लेते हैं इसको हम यूज करते हैं तो क्या होगा, तो ध्यान देना, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, इस केस में क्या होगा, तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा, -0.059 बाई 2 log C1/C2 का स्क्वायर, ऊपर का 2 जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो कैंसिल कर दे, क्या होगा, -0.059 log C1/C2 आ जाएगा। तो आपको देखना है
दोनों केस में आंसर जो एक्सप्रेशन अल्टीमेटली सेम आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या अल्टीमेटली सेम आ रहा है। अब ध्यान देना, अगर आपका सेल काम करेगा, अगर आपका सेल काम करेगा, अगर आपका सेल काम करेगा, तो अगर सेल काम करता है तो आपका ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ई सेल पॉजिटिव कब होगा? जब लॉग नेगेटिव होगा। ये लॉग का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब लॉग का वैल्यू लेस देन 0 कब होता है? जब उसके अंदर का जो टर्म है वो 1 से छोटा होगा, यानी जो C1/C2 का रेशियो है 1 से छोटा होना चाहिए। फिर से वही चीज़ आएगा कि अगर इस सेल को काम करना है तो C1 कहाँ है? एनोड है, और C2 किसका है? कैथोड है। तो एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैथोड से क्या होना चाहिए? कैथोडिक कंपार्टमेंट से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी सेल ऑपरेट करेगा, तभी सेल ऑपरेट करेगा। ठीक, ये हो गया पहला केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस का हम कंडीशन निकाल लिए, फर्स्ट केस का हम कंडीशन निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, आते हैं सेकंड केस पर। तो सेकंड केस में हम ज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में क्या है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम कर लेते हैं, मतलब एनोड कैथोड का जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उसको सेम कर लेते हैं, यानी H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C होगा एनोड पे, तो कैथोड पे भी C होगा। तो इस केस में हम लोग एनोड का प्रेशर को हम P1 बोल दे रहे हैं और कैथोड के प्रेशर को हम P2 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, आपका अगर प्रेशर चेंज होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे, इस केस में दोनों रेशियो को ऐड करके नेट सेल रेशियो लिखेंगे। तो चूंकि कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है तो आपका एनोड का जो H+ है और कैथोड का H+ कैंसिल कर लेगा, तो आपका जो नेट सेल रेशियो क्या होगा, तो नेट सेल रेशियो होगा H2 से H2, एनोड सेल 0 होगा और नेट सेल रेशियो क्या होगा? H2 से H2। और इस केस का n कितना होगा? तो n होगा 2, n होगा 2। जो लेफ्ट में H2 है वो कहाँ से? वो आ रहा है एनोड से, वो आ रहा है एनोड से, और राइट का H2 कहाँ रहा है? कैथोड से। तो लेफ्ट का प्रेशर P1 होगा, राइट वाला का P2 होगा। तो Q क्या हो जाएगा? तो Q हो जाएगा P2/P1, तो Q हो जाएगा P2/P1, और N हो गया 2, N हो गया 2। ठीक, अब इस वैल्यूज को अब पुट कर दो, इस वैल्यूज को पुट कर दो, तो आपका जो कंडीशन आएगा सेल का, तो नर्स इक्वेशन पुट करें तो क्या होगा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, तो 0 होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए, ई नोट सेल क्या होगा? 0 होगा। वैल्यूज को पुट करें तो ऐसा कुछ आएगा। अब ई सेल को पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव करने के लिए ये अंदर का टर्म क्या होगा? 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? P2/P1 का रेशियो क्या होगा? 1 से छोटा होगा, यानी P2 इज लेस देन P1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनोड का जो प्रेशर होगा वो कैथोड के प्रेशर से क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी सेल को वर्क करने के लिए एनोडिक कंपार्टमेंट का प्रेशर जो होगा तो कैथोडिक कंपार्टमेंट के प्रेशर से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी सेल काम करेगा, तभी सेल वर्क करेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका सेकंड केस, ये रहेगा आपका सेकंड केस। थर्ड केस में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, दोनों एनोड कैथोड का जो प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी एनोड का जो प्रेशर P1 कर लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को C1 कर लेते हैं, कैथोड पॉइंट का प्रेशर को हम P2 कर लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को C2 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट सेल 0 होता है, ई नोट सेल क्या होगा? 0 होता है। ठीक है, ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, आते हैं लोग अब नेट सेल रेशियो में बात करते हैं। तो अगर चूंकि दोनों साइड प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, इसमें कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, मतलब यहाँ जो H2 आया एनोड से, और यहाँ जो हाइड्रोजन आया कैथोड से। यहाँ का जो H+ आया ये कहाँ से आया? ये है आपका एनोड से, और यहाँ का हाइड्रोजन आया कैथोड से। तो एनोड का प्रेशर P1, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन C2। ठीक है, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन C1, कैथोड का प्रेशर P2। इस प्रोसेस में n कितना होगा? तो n होगा 2, n होगा 2। इसका Q लिखो, तो Q लिखो तो क्या होगा? तो C1 NH+ का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ H, तो C क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा यहाँ का H+ का स्क्वायर इन C1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू P2 मतलब हाइड्रोजन का प्रेशर डिवाइडेड बाई नीचे वाला यानी लेफ्ट वाला, यहाँ का प्रेशर कितना? H2 का प्रेशर P1 है तो P1 हो जाएगा,
और कॉन्सेंट्रेशन C2 है तो क्या H+ का स्क्वायर यानी C2 का स्क्वायर हो जाएगा। आपका Q का एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका Q का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, अब इसको पुट करो आप नॉर्थ इक्वेशन में, इसको पुट करो नॉर्थ इक्वेशन में तो क्या होगा, ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई 2 हो जाएगा और लॉग क्यू। तो सेल को काम करना है तो क्यू का वैल्यू क्या था जी, तो क्यू का वैल्यू आपके पास था C1 का स्क्वायर इंटू P2 डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर इंटू P1। ये था क्यू, ये तो 0 है। तो ई सेल वर्क करने के लिए कंडीशन क्या बोला गया है, आपका जो क्यू का वैल्यू क्या 1 से छोटा होगा। क्यू का वैल्यू 1 से छोटा मतलब जो रेशियो है, रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, C1 स्क्वायर इंटू P2 का वैल्यू C2 स्क्वायर P1 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए, तभी सेल आपका ऑपरेट करेगा, तभी सेल आपका ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन था, उस हर केस को हम लोग निकालना सीख गए। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा चलो पूछेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान देना। अगला हम लोग फोकस करते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ हाफ सेल। हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ हाफ सेल। ठीक है, आपके सामने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। तो इस हाफ सेल का पीएच कैसे निकलेगा, तो बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज्यूम करते हैं ऑक्सीडेशन, तो लेट एज्यूम करते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन मान लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे H2 से H+ जा रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर P1 है और कॉन्सेंट्रेशन C1 है मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, OP निकालेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, OP होता है। इससे Q क्या हो जाता है, Q हो जाएगा H+ का स्क्वायर बाई प्रेशर ऑफ H2, यानी क्या होगा C1 का स्क्वायर बाई P1 ये वैल्यू होगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें इसका अगर OP का है तो इनोट, हम चूंकि हम ऑक्सीडेशन का निकाल रहे इसलिए OP लिख रहे हैं, तो इनोट सेल ऑफ OP इक्वल टू होगा यानी ई सेल ऑफ OP इक्वल टू क्या, इनोट सेल ऑफ OP, क्योंकि हाइड्रोजन का इनोट सेल क्या होता है, 0 होता है। H2 का इनोट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का 0 होता है, इवन रिडक्शन का भी क्या होगा 0 ही होता है। ठीक है, तो माइनस 0.059 लॉग क्यू, तो क्यू होगा C1 स्क्वायर बाई P1। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ई सेल OP यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होगा 0.059/2 लॉग C1 स्क्वायर बाई P1 है। अब ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको पता है कि लॉग A बाई B क्या होता है, तो आपको पता है लॉग होता है लॉग A माइनस लॉग B होता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया गया है, और अंदर वाले जो बाहर वाला माइनस है उसको अंदर ले लेके है, तो अल्टीमेटली होगा माइनस लॉग C1 स्क्वायर प्लस लॉग P1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें होगा क्या, तो यहाँ पे ई सेल लिखा हुआ तो OP का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस लॉग C1, तो C1 क्या है, C1 H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, तो माइनस लॉग C1 का मतलब क्या है, तो माइनस लॉग C1 जो है वो माइनस लॉग H+ है, तो माइनस लॉग H+ आप क्या लिखते हो, पीएच लिखते हो, तो ये हो जाएगा पीएच के बराबर। तो ये जो वैल्यू है पीएच हो जाएगा, यहाँ होगा 2 pH लॉग P1। अगर मान लेते हैं कि P1 1 बार है, P1 1 बार पुट करो तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आपका ई सेल OP यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो ई सेल है वो हो जाएगा 0.059/2 इंटू 2 pH, तो 2 कैंसिल कर ले, अल्टीमेटली हो जाएगा 0.059 इंटू pH हो जाएगा, यानी आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल का वो हो जाएगा 0.059
इंटू पीएच हो जाएगा, इंटू पीएच हो जाएगा, ठीक है, इंटू पीएच हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आप उल्टा रेशन लेते हैं, अगर आप उल्टा ले यानी आप अगर कोई आप हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन लेके पीएच निकाल दिए, आप अगर रिडक्शन लिखोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, आपको दिखा दे रहे हैं हम। तो कोई अगर 2H + H2 लिखेगा उसके उसमें आरपी निकालेगा, तो जो ई आर पी को क्या होगा, इनवर्ट सेल आरपी थे तो 0 होता बाई डिफॉल्ट, -0.059/2 लॉग, इस केस में क्यू क्या होगा, इस केस का क्यू हो जाएगा P2/C1 का C1 का स्क्वायर हो जाएगा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा तो अल्टीमेटली 0 कर दे, अल्टीमेटली आएगा क्या, तो -0.059 माइनस लॉग P2 माइनस लॉग 2 PH हो जाएगा, ठीक है। अगर P2 को 1 बार मान लेते हैं, ये 1 बार मानते हैं एच ही खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा। और जो माइनस लॉग जो है इसको पीएच मान सकते हो आप लोग, तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा ई सेल ऑफ आरपी, अगर आरपी रहेगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा -0.059 इंटू पीएच आ जाएगा। तो सही है ना, क्योंकि सेमी सेल का आरपी और ओपी आपस में निगेटिव होता है। तो अगर ओपी दिया रहेगा सेल का, हाइड्रोजन सेल का ओपी दिया रहेगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन ऐसा था, प्लस था 0.059 तो पीएच था, आरपी दिया है तो माइनस, तो ऐसे भी आना ही है, क्योंकि ओपी का वैल्यू अगर एक्स लेंगे तो आरपी का वैल्यू क्या होता है, -x होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसलिए दोनों से एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अगर आरपी लेके सॉल्व करोगे, यानी आपको आरपी दिया रहेगा सेल का, तो आप ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना तो। और अगर आपको ओपी दिया रहेगा हाइड्रोजन सेल का, उसके इसमें ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जो दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, या तो आप शुरू से क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हो। तो फॉर्मूला याद करने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, आप शुरू से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। बट ये ध्यान देना, इसमें इस फॉर्मूला में जो प्रेशर का वैल्यू को 1 बार माना गया है, अगर प्रेशर 1 बार नहीं होगा तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। प्रेशर 1 बार के केस में फॉर्मूला जो भी हम डिराइव किया वैलिड है। तो प्रेशर अगर 1 बार से अलग हुआ तो आपको क्वेश्चन को शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को शुरू से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसमें कोई डाउट है, चलो आप लोग को, सर ठीक है। अब देखो ना, तो नॉस इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक रहेगा केएसपी कैलकुलेशन। तो नॉस इक्वेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा अपना केएसपी कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो ना, कुछ सॉल्ट क्या होता है, बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो जो सॉल्ट लेस सॉल्युबल होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल। इसका मतलब होता है लेस सॉल्युबल। क्या होता है, लेस सॉल्युबल। तो कुछ सॉल्ट होता है लेस सॉल्युबल, उसके लिए हम एक केस भी डिफाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि AgCl का सॉल्ट है, तो ये बहुत कम घुलता है, इसमें घुलेगा तो क्या होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या बनेगा, Ag+ बनेगा, और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ Cl- बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम KSP। क्या बोलते हैं, KSP। तो चूंकि लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में सॉलिड है, Ag से सॉलिड है, इसको तो लेंगे नहीं, सॉलिड तो के एक्सप्रेशन में आता नहीं है, तो सॉलिड को लेंगे नहीं। राइट में क्या Ag+ एक्वस है और Cl- एक्वस है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ले लो, इसका KSP क्या हो जाएगा, Ag+ एंड Cl- ये हो जाएगा आपका KSP का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि अगर आपका जो सॉल्ट बहुत कम सॉल्युबल होता है, उसका हमको अगर KSP निकालना है यूजिंग नॉस इक्वेशन, यानी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके KSP निकालते कैसे हैं। तो ध्यान देना, इसका तरीका बताया गया। तरीका क्या बोला गया है, जिस भी सॉल्ट का आपको KSP निकालना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी सॉल्ट का आपको KSP निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको AgCl का KSP फाइंड करना है, इस सॉल्ट का आपको KSP फाइंड करना है, ठीक, इसको हम निकालना है। तो इस AgCl में मेटल कौन है जी, मेटल कौन है, इसका मेटल कौन होगा सॉल्ट का, तो मेटल को पता कर, तो मेटल इसमें Ag है, तो इसका जो मेटल होता है उसको बनाओगे एनोड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सॉल्ट आपका है उसका मेटल पता करना, मेटल को बनाना है आपको एनोड।
तो AgCl में मेटल कौन है? Ag है, उसको बनाना एनोड। एनोड में Ag कर लिया हम, एनोड में Ag कर लिया। एनोड में लेना है उसको, यानी जो भी सॉल्ट का मेटल होगा उसको लेना है एनोड के फॉर्म में। एनोड में क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कैथोड किसको लेंगे? तो ध्यान ना, कैथोड में होता क्या है, तो जो सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट को लेना है कैथोड में। सॉल्ट को लेना है कहाँ पे? कैथोड में। तो कैथोड में यहाँ पे सिस्टम में होगा सॉल्ट होगा, यानी आपके आपके इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? जिसका Ksp निकालना है, तो सॉल्ट ले लिए। अब यहाँ जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट रिड्यूस होगा, तो AgCl में जब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो क्या होगा? उसमें से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा और बन जाएगा Ag सॉलिड। तो जो Cl माइनस है फ्री हो जाएगा। क्या होगा? Cl माइनस क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आपको रिएक्शन सेटअप करना होता है। कभी कभी रिएक्शन पूछता है आपसे कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा Ksp फाइंड करने वाले केस में, और कैथोड पे क्या होगा, ठीक है। एनोड पे मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे सॉल्ट का रिडक्शन होगा। तो सब सॉल्ट का रिडक्शन होगा तो मेटल जो होगा वो चल जाएगा सॉलिड स्टेट में, और आपका जो अनायन है, अनायन हो जाएगा फ्री। अब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करो, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करो, तो कॉम्बिनेशन करोगे तो क्या होगा? जो Ag है और ये जो Ag है ये कैंसिल कर लेगा, तो बस बचेगा AgCl gives Ag plus aqueous Cl minus aqueous। तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन था वो मिल गया आपको। तो नेट सेल रिएक्शन में Ksp का रिएक्शन मिल गया। नेट सेल रिएक्शन में क्या क्या मिल गया आपको? Ksp का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। जैसा Ksp क्या लिखोगे तो Ksp क्या हो जाएगा इसके लिए? Ag प्लस एन सिग्मा का कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्टीमेटली अगर हम इस तरह का इलेक्ट्रोड चूज करते हैं तो अल्टीमेटली इनका कंबाइंड रिएक्शन क्या होगा? तो कंबाइंड रिएक्शन Ksp का जो रिएक्शन था वही रिएक्शन को मिल गया, कंबाइंड रिएक्शन, ठीक है। तो वही चीज़ समझाया हुआ है। तो कभी कहीं बोलेगा इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ दिया हुआ है। देखो आपका एनोड क्या था? Ag था, Ag का Ag प्लस में, और कैथोड में सॉल्ट लिए थे AgX, यानी AgCl था। और यहाँ पे X माइनस मतलब जो नेगेटिव फ्री है उसको दिखाने के लिए बोला गया है। तो AgX में अगर रिड्यूस करोगे तो AgX में Ag जाएगा, Ag में। ये हो गया इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान देना, क्योंकि जब हम Ksp निकालते हैं तो Ksp का मतलब क्या होता है? Ksp मतलब होता है सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। क्योंकि एक Ksp क्या है? Ksp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जब हम Ksp निकाल रहे हैं तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अब ध्यान देना, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम पे सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपका ई सेल हो जाएगा जीरो। जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो क्या होता है? ई सेल क्या होता है? जीरो होता है। तो ई सेल को जीरो कर देंगे। ई नोट सेल इक्वल टू क्या? माइनस 0.059। चूंकि इस रिएक्शन ऊपर वाले रिएक्शन का n क्या था? 1 था, तो हम n1 पुट कर देना log Ksp, यानी अंदर में क्या होगा? Ksp होगा। तो अल्टीमेटली इस ऊपर वाले रिएक्शन के लिए, यानी एबव इक्वेशन के लिए आपके लिए क्या होगा? ई नोट सेल इक्वल टू 0.059 log Ksp आ जाएगा। तो आपका ई नोट सेल दिया रहेगा किसके लिए? ऊपर वाले, यानी AgCl वाला केस। तो इसको हर केस में अप्लाई मत कर देना। बैरियम सल्फेट का वाले केस में n हो जाएगा 2। तो सॉल्ट पे डिपेंड करेगा कि n क्या लेना है, ठीक है। तो हर केस के लिए आप अलग से दिखाना, ठीक। तो ऊपर वाले केस के लिए ये इक्वेशन हो सकता है। तो इसको याद नहीं करना है क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अलग आएगा। तो आपको प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस में कैसे होता है, ठीक। तो ये आपका ई नोट सेल और Ksp का रिलेशन मिल गया आपको। इसमें कोई डाउट हो? चलो आप लोगों को No, sir. कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये रहा ऑल अबाउट नॉट्स इक्वेशन। अब आप लोग का होमवर्क क्या है? तो आप लोग का होमवर्क है इसमें बेस्ट क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक। तो जेईई मेन और नीट के पास पेपर में जहाँ भी क्वेश्चन होगा इस पे आपको खत्म करना है, ठीक है।